अस्सलाम वालेकुम टू ऑफ यू, वेलकम अगेन। और आज की वीडियो के अंदर हम मैन एंड सुपरमैन की समरी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो प्ले है ये 4 एक्ट पर मुश्तमिल है और जो फर्स्ट एक्ट है वो स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि मिस्टर रूबर क्रैम्पटन अपनी स्टडी रूम में बैठे हुए कोई लेटर मॉर्निंग लेटर पढ़ रहे हैं। और ज़रा इस एक्ट 1 में सिचुएशन ज़रा समझ लें कि सिचुएशन कैसे स्टार्ट हो रही है, एक्ट 1 कैसे स्टार्ट हो रहा है। दरअसल इस एक्ट 1 में एक शख्स की, एक पर्सन की डेथ हो गई है और उस डेथ की वजह से सारे करैक्टर बहुत ज़्यादा सैड हैं। मिस्टर रूबर क्रैम्पटन भी सैड हैं और जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है मिस्टर वाइटफील्ड। जी, मिस्टर वाइटफील्ड का अब मिस्टर रूबर क्रैम्पटन के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या कनेक्शन है? दरअसल वो मिस्टर रूबर क्रैम्पटन के पुराने फ्रेंड हैं, ओल्ड फ्रेंड हैं और अब उनकी डेथ हो गई है। तो अब मिस्टर रूबर क्रैम्पटन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं एक्ट 1 के अंदर। और साथ ही फिर पॉलर मेड आती हैं जब वो लेटर पढ़ रहे होते हैं। तो साथ ही पॉलर मेड आके बताती हैं कि आपको कोई मिलने आए हैं। तो वो कौन है? नए करैक्टर की एंट्री होती है जी। और नया करैक्टर कौन है? मिस्टर ऑक्टेवियस या रॉबिन्सन या रिकी टिकी। वो आते हैं और आके वो भी रूबर क्रैम्पटन के साथ जो है ना वो अफसोस का इजहार करते हैं। अब यहाँ पे जो रिकी टिकी है ना, उनका जो है मिस्टर वाइटफील्ड के साथ भी कनेक्शन है। दरअसल मिस्टर वाइटफील्ड ने ऑक्टेवियस को जो है ना अपने घर में जगह दी थी और उन्होंने ऑक्टेवियस की काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प भी की है। इवन उनकी जो सिस्टर हैं वायलेट रॉबिन्सन, उनके लिए जहेज़ की जो चीज़ें होती हैं वो भी तैयार करवाई। फिर उसके बाद पैसों की भी माली मदद की। तो उनके बहुत से एहसानात ऑक्टेवियस के ऊपर थे। तो अब ऑक्टेवियस ये शिकायत कर रहे हैं कि मैं उनका बहुत शुक्र अदा करना चाहता था, उनका शुक्रगुजार था, लेकिन इससे पहले ही वो इस दुनिया से जहान फ़ानी से कूच करके। अब रूबर भी उनको हौसला देते हैं। अभी से एक इंटरेस्टिंग बात भी सुनिए कि ऑक्टेवियस जो हैं वो मिस्टर वाइटफील्ड की बड़ी बेटी को पसंद भी करते हैं। अब मिस्टर वाइटफील्ड की 2 बेटियाँ हैं, एनी एंड रोदा। एनी सबसे बड़ी बेटी है, रोदा सबसे छोटी है और उनकी वाइफ भी है मिसेस वाइटफील्ड। एग्जैक्ट नेम प्ले के अंदर नहीं बताया उनकी वाइफ का, लेकिन इस नेम से प्रोनाउंस करके उनको बुलाया जाता है प्ले के अंदर। और अब ऑक्टेवियस को भी पता है कि एन उनको पसंद नहीं करेगी, यानी एनी, बिकॉज एनी एक एम्बिशियस लड़की है और रिच फैमिली से बिलोंग करती है और ऑक्टेवियस जो है वो मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो उनको पसंद नहीं करेगी बल्कि रिजेक्ट करेगी, ये ऑक्टेवियस की नज़र में है। लेकिन रूबर उनको फिर हौसला देते हैं कि तुम ऐसे मत सोचो, तुम एक मॉडेस्ट पर्सन हो और सिंपल पर्सन हो और अभी वो इमेच्योर है। और वाकई एन अभी इमेच्योर है, अभी वो टीनेजर है, अभी उसकी इतनी मेच्योर एज नहीं हुई है, सो उसको फैसले करने का इतना ज़्यादा पता नहीं है। अब इस सिचुएशन को करते हुए फिर एंटर होते हैं अनदर कैरेक्टर, जैक। जैक का सेकंड नेम जॉन भी कह सकते हैं या फिर टैनर भी कह सकते हैं, मिस्टर टैनर। ये मुख्तलिफ नेम है जो कि प्ले के अंदर होंगे। और ये आते हैं एकदम से ही और आके जो है वो एक विल लेके आते हैं अपने साथ। और वो विल पता किसकी होती है? वो मिस्टर वाइटफील्ड की विल होती है, जिसके अंदर उन्होंने अपने मरने से पहले 2 गार्डियंस अपनी बेटियों के लिए चूज़ किए थे, मुंतखब किए थे। और वो सीधा आके मिस्टर रूबर क्रैम्पटन को वो विल पकड़ाते हैं। अब उसके अंदर जो नेम लिखे हुए हैं वो 2 लिखे हुए हैं, एक है जैक और दूसरा मिस्टर रूबर क्रैम्पटन। अब यहाँ पे एक इख्तलाफ है। एक्चुअली मिस्टर रूबर क्रैम्पटन जो है वो जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और जैक भी ऑपोजिट, वो भी रूबर क्रैम्पटन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि रूबर जो है ना क्रैम्पटन, वो जैक के प्रोग्रेसिव व्यूज़ को पसंद नहीं करते हैं। रिसेंटली टैनर ने यानी कि जैक ने एक बुक लिखी है जो कि उसमें बहुत ही बोल्ड लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है और प्रोग्रेसिव व्यूज़ यूज़ किए हैं। तो मिस्टर रूबर क्रैम्पटन को उनकी ये जो बोल्डनेस है पसंद नहीं आई है, सो वो उनको पसंद नहीं करते हैं। सेम टैनर भी यही समझते हैं कि ये ओल्ड हो गए हैं तो इनके व्यूज़ भी ओल्ड हो गए हैं, सो इसलिए ये मॉडर्न व्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इसी वजह से रूबर क्रैम्पटन ना ऑक्टेवियस को भी कहते हैं कि तुम इनसे दूरी इख्तियार करो और एन को भी बोलो कि इससे दूरी इख्तियार करे, ये बंदा करेक्टर वाइज अच्छा नहीं है। हालांकि जॉन टैनर जो हैं वो एक रिच पर्सन है और बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल, उनके डायलॉग्स होते हैं और खास तौर पे माउथ पीस हैं वो बर्नर शॉ का।
और साथ में ये है कि ये बचपन के दोस्त हैं ऑक्टेवियस, जैक और एनी। तो मिस्टर वाइटफील्ड के साथ भी जैक का काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो अटैचमेंट थी, और बचपन से ही आते हैं इनके घर में, तो यहाँ से इनकी जान पहचान होना शुरू हुई थी। बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये किस तरह से सारी सेटिंग वगैरह हुई है। अब यहाँ पे ये बात है कि अब जैक जो है ना वो नहीं चाहते हैं कि वो एन की जो है ना वो गार्डियनशिप लें, बिकॉज़ वो एन को भी ये समझते हैं कि वो एक कोकेट है, वो बड़ी क्लेवर है, वो सारे ब्लंडर करके जो है ना सारे ब्लेम जो है ना वो अपने गार्डियंस पे डाल देगी कि ये सारा कुछ मैंने इनकी ही वजह से किया। वो बड़ी ज़िद्दी लड़की है, अपनी मनमानी करती है और मेल को अपनी फैसिनेशन से अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाती है। ये कुछ तोहमतें हैं वो लगाते हैं जैक जो हैं, और ऑक्टेवियस जो हैं वो तो पसंद करते हैं इनको। तो जैक ने काफ़ी दफ़ा ऑक्टेवियस को कहा है कि तुम उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, लेकिन जैक जो है ना यू नो इट्स सेड दैट लव इज़ अ ब्लाइंड। तो ऑक्टेवियस जो है ना वो प्यार के आगे जो है मजबूर हैं, तो वो उनको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं उनके रिमार्क्स को। एन की बात करें तो एन जो है वो ऑक्टेवियस को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन हाँ एज अ फ्रेंड के तौर पे उसको डील करती है, लेकिन फैसिनेशन उसको भी पूरी दिखाती है फिट होके। लेकिन अंदर से इनर उसकी इंटेंशन होती है जैक टैनर, बिकॉज़ जैक को वो समझती है कि ये वही पर्सन है जो कि मुझे बहुत बेहतर से बेहतर क्रिएशन दे सकता है। उसका अपना एक फ़ायदा है, जैसे कि लाइफ फोर्स को यूज़ करते हुए ख़वातीन यूज़ करती हैं, जो कि बदनशान फ़िलासफ़ी भी यूज़ की है नेचुरली की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है लाइफ फोर्स की तो आप काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको उसके अंदर सारी डिटेल लाइफ फोर्स के बारे में पता लग जाएगी कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या था। अब इस इख्तलाफ में ना मिस्टर रूबिक रैमस्टन जो है ना वो एन को सिचुएशन देते हैं। वो कहते हैं कि मैं जैक को पसंद नहीं करता, ठीक है, और ना हम दोनों एक छत के नीचे रह सकते हैं, तो हम दोनों में से तुम्हें एक को पसंद करना होगा, एक को चूज़ करना होगा अपनी गार्डियनशिप के लिए। अब एन जो है मजबूर है और वो अपने फादर की विशेस को रिजेक्ट नहीं कर सकती। एक्चुअली वो एक ओबीडियंस लड़की होती है और उसके लिए उसके फादर की जो विशेस होती हैं वो सेक्रेट होती हैं, तो वो उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो इस वजह से एंड पे बात फिर एन की ही माननी पड़ती है दोनों को, जैक और रैमस्टन को, और फिर दोनों राज़ी भी हो जाते हैं। स्टोरी आगे कंटिन्यू होती जाती है। फिर आगे जाके पता लगता है एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट वैसे बड़े आने हैं आगे। तो एक पहला ट्विस्ट ये आता है कि पता चलता है कि ऑक्टेवियस की जो सिस्टर है जिनका नाम है वायलेट रॉबिसन, मिस वायलेट रॉबिसन, वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात जो है शॉकिंग न्यूज़ है, वाकई अगर कोई भी सुने तो ये बड़ी शॉक न्यूज़ लगेगी उसको। तो ये बात ना पूरे फैमिली में जब फैलती है तो सब उसको करेक्टरलेस समझते हैं वायलेट को, और ऑक्टेवियस वो शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे कर देता है बिकॉज़ उनकी सिस्टर ने काम किया होता है। अभी ये है कि मेन इसके पीछे सीक्रेट ये है कि वायलेट ने अपनी मैरिज को सीक्रेट रखा हुआ है, और उन्होंने जिनके साथ शादी की है वो हैं हेक्टर मिलान, और हेक्टर मिलान एक अमेरिकन पर्सन है, और उनके फादर जो हैं वो बिजनेसमैन और बड़े रिच पर्सन है, और उनके फादर जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो मिडिल क्लास या गरीब घराने की लड़की से शादी करे। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो अपनी जायदाद से अपने बेटे को बेदखल कर देंगे। तो इस डर की वजह से वायलेट रॉबिसन जो है वो अपनी शादी को जो है वो सीक्रेट रखे हुए है, वरना हेक्टर मिलान जो है वो सबको बता दे कि मैंने शादी की हुई है और मेरी बीवी भी है और जिनका नाम है वायलेट रॉबिसन। अब ये सिचुएशन जो है घर वालों को पता नहीं है, तो वो वायलेट रॉबिसन को बुरा भला कहते हैं, करेक्टरलेस समझते हैं। ख़ास तौर पे जो रूबिक रैमस्टन की जो सिस्टर हैं, एक करेक्टर है मिस रैमस्टन, वो उनकी सिस्टर हैं, रूबिक रैमस्टन की सिस्टर हैं, वो जो हैं वो वायलेट रॉबिसन को बुरा भला ज़्यादा कहती हैं। और फिर अब इस हालात में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है ना वायलेट को, वो हैं जैक। जाहिर सी बात है जैक क्यों करेंगे, क्योंकि जैक प्रोग्रेसिव व्यूज़ के मालिक हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें वायलेट रॉबिसन का साथ देना चाहिए और एक नई जो क्रिएशन जो वो लाने जा रही है उसको सेफली होके महफूज होके उसको इस दुनिया में लाना चाहिए। अब सब जो है ना आग बबूला होके जैक के ऊपर पड़ जाते हैं।
तो सिवाय जैक के कोई भी वायलट को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब वायलट रॉबिन्सन को ये पता लगता है कि उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं और जैक खासतौर पे ये समझ रहा है कि विदाउट मैरिज वो जो वायलट है वो प्रेग्नेंट हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से में आ जाती है। ट्विस्ट ये भी है कि शादी के साथ साथ वो प्रेग्नेंट भी हैं, लेकिन सबसे पहली न्यूज़ जो है वो उनको प्रेग्नेंट का ही पता चला है घर वालों को। तो वो यही समझ रहे हैं कि बगैर शादी के बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो सारे इसके ख़िलाफ़ हैं। अब यहाँ पे वायलट फिर आगे आग बगोला होकर उसको सच बताना पड़ता, लेकिन वो अपने हस्बैंड का बाकायदा नाम नहीं बताती है। बस वो कहती है अपनी वेडिंग रिंग जो होती है वो बता के, इंगेजमेंट रिंग जो होती है शादी की, वो बता के कहती है मैंने शादी की है और मेरी जो है ना शादी सीक्रेट है, मैं किसी को बताना नहीं चाहती। एक्ट 2 जो है वो रिचमंड प्लेस के नज़दीक कंट्री हाउस के पार्क पे स्टार्ट होता है और वहाँ पे टैनर और साथ में उनके जो ड्राइवर हैं, शोफर, वो गाड़ी को सेट कर रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है और उनके जो शोफर हैं, जो न्यू करैक्टर हैं जिनका नाम है हेनरी स्ट्राइकर की बात करें तो वो बड़े ब्रिलियंट और बड़े ही टैलेंटेड ड्राइवर हैं और बड़ी फास्ट ड्राइविंग करते हैं। और इस फास्टनेस की वजह से कई दफ़ा जो है ना टैनर ने उनको टोका है, लेकिन वो वक्त से पहले जो है वो टैनर को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैनर के लिए फेवरेबल है। बिकॉज़ टैनर इज़ अ रिच पर्सन और उनकी बहुत सी मीटिंग्स भी होती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पे कई दफ़ा जल्दी पहुँचना होता है, कई दफ़ा लेट पहुँचना होता है। तो ये इस मामले में काफ़ी ज़्यादा कारआमद ड्राइवर है। अब ये जो शोफर हैं ये अपना जो है ना वो गाड़ी जो है वो सेट कर रहे हैं, तो इसी बीच जो है ना साथ ही कौन ज्वाइन करते हैं, ऑक्टेवियस जो हैं फिर वो आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और टैनर को बताते हैं कि उसने लास्ट नाइट जो है वो एनी को जो है वो प्रपोज़ किया है, लेकिन वो रिग्रेट कर रहे थे टैनर के साथ। अब रिग्रेट क्यों कर रहे थे कि क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे एन को इस क्रिटिकल सिचुएशन में प्रपोज़ नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ उसके फादर की अभी न्यूली डेथ हुई है और वो यही कह रही थी कि मैं इस टाइम अपने फादर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और टैनर तो ये सारा कुछ ड्रामा समझता है और इसकी ड्रामेबाजियाँ समझता है इनकी, तो वो जैक जो ऑक्टेवियस को ना कहते हैं कि ये सब उसके ड्रामे हैं, वो बस तुम्हारी सिंपैथी और अटेंशन हासिल करना चाहती है और क्योंकि वो ये तुम्हें फंसाना चाहती है अपनी फैसिनेशन के ज़रिए और तुमसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऑक्टेवियस जो है ना ये टैनर की सारी बातों को रद्द करते हुए एन को ही इनोसेंट समझते हैं। अब यहाँ पे एक शख्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, कौन है वो, हेनरी स्ट्राइकर यानी कि शोफर। टैनर जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतनी इन्होंने प्ले में इंटेलेक्चुअल स्पीचेस बोली हैं और इन्होंने ही नहीं ट्रैप पकड़ा एन का और वो हेनरी स्ट्राइकर ने पकड़ लिया। जब हेनरी स्ट्राइकर जो है टैनर को कहते हैं कि एक्चुअली एन जो है वो ऑक्टेवियस के पीछे नहीं है बल्कि तुम्हारे पीछे है, तो फिर टैनर एक वक्त के लिए यकीन ही नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर उनको बाद में यकीन आ जाता है। फिर वो इस हकीकत को जब तस्लीम करते हैं तो वो फिर हेनरी स्ट्राइकर के साथ कहीं दूर एन से दूर भागने के लिए स्पेन की तरफ चले जाते हैं और ताकि एन जो है ना मुझे वहाँ पे आके मजबूर ना करे, क्योंकि एन की जो फैसिनेशन थी ना वो टैनर को भी बड़ी अट्रैक्ट करती थी। तो वो भी जो था ना उनको भी ये था कि मैं फंस जाऊँगा इस मामले में, तो वो स्पेन में जाके जो है ना वो छुप के बैठना चाहते हैं। तो अब एक्ट 3 जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, लाइफ फोर्स के बारे में है, उसमें मेन थीम भी यही है और हेल के बारे में सारा कुछ जैसे एक ड्रीम होता है वैसे जॉन टर्नर को जो है ना वो डॉन जॉन बना के जो है ना ड्रीम दिखलाया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ एक्ट 3 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्ट 3 में जब
जैक और हेनरी स्ट्रैकर यानी कि उनके जो ड्राइवर हैं स्पेन की तरफ जो है ना सीरा नोएडा में जाते हैं। शाम का टाइम होता है तो उनको रास्ते में डाकू लूट लेते हैं और वहाँ से एक नया करैक्टर मेंडोज़ा क्रिएट होता है। और मेंडोज़ा पहले वेटर होते थे लेकिन अब वो डाकू बन गए हैं। और वो इनका क्या पेशा होता है कि ये अमीर लोगों से जो है ना अमीर लोगों को लूट के गरीब लोगों को वो पैसे पहुंचाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं नहीं वैसे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस एक्ट को। तो वो टैनर को और शफर को पकड़ लेते हैं और साथ में मेंडोज़ा जो है वो टैनर से भारी रकम भी डिमांड करता है। लेकिन टैनर के लिए ये इतनी भी मुश्किल बात नहीं है बिकॉज़ टैनर इज़ अ रिच गाय। और वो बल्कि मेंडोज़ा को खुद कहते हैं कि जितनी भी तुम जो है वो रकम रिक्वायर करोगे मैं तुम्हें दूंगा। और मेंडोज़ा इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है सुन के भी। लेकिन आखिर काफ़ी देर तक बात करने के बाद टैनर को अपने व्यूज़ जो हैं वो मेंडोज़ा के व्यूज़ के साथ मैच करके अच्छा लगता है क्योंकि एक दोनों के व्यूज़ जो है ना एक दूसरे के साथ मैच करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब यहाँ पे ना सारे डाकू लोग जो है ना वो सो गए हैं और जो मेंडोज़ा भी बातें कर रहे हैं टैनर के साथ। अब बातें करने के बाद अब वो भी सो गए हैं। तो फिर इस रात के टाइम जब टैनर सो जाते हैं तो फिर एक ड्रीम देखते हैं। और ये जो ड्रीम है ये ड्रीम के अंदर अब देखिए जब ड्रीम आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना अजीब सी स्ट्रेंज सी सिचुएशन हो रही होती है, बातें हो रही होती हैं जो कि आपने टीवी और ड्रामा और मूवीज़ में भी देखी होंगी। तो यहाँ पे टैनर मर गए हैं ड्रीम के अंदर और वो हेल पहुँच गए हैं और डॉन जॉन बन गए हैं। डॉन जॉन कैरेक्टर जो कि नोटोरियस पर्सन जो होता है बदनाम सा जिनको औरतों में बड़ा इंटरेस्ट होता है और जो है ना काफ़ी ज़्यादा उनके फ़िज़िकल रिलेशन और अफेयर्स होते हैं औरतों के साथ, तो वो वाला करैक्टर बन के तो यहाँ पे हेल में वो आए हुए हैं। और यहाँ से सीन स्टार्ट है और अभी वो आए ही हैं तो साथ में फिर एक और लाइट आना शुरू होती है और लाइट आती है तो उसमें से एक ओल्ड सी वूमेन जो है वो नज़र आती है और वो ना जॉन डॉन से यानी कि जैक से पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं काफ़ी घंटे से एमलेस होकर घूम रही थी। अब यहाँ से फिर ओल्ड लेडी और डॉन जॉन की जो है स्पीचेस शुरू होती हैं। बड़ा कुछ होता है इसके अंदर। और फिर ये डेविल भी आता है लूसीफर। और स्टैचू जो है स्टैचू कौन है, अब हर एक की ना ड्रीम के अंदर ना अपीयरेंस है। अब ये जो है ओल्ड लेडी जो थी ना जब इसको टैनर कहते हैं कि यहाँ डॉन जॉन कहता है कि तुम ना यंग हालत में हो, अभी तुम ना 77 की ओल्ड लेडी हो और हेल जो है ना वो 77 एज्ड पर्सन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना तुम्हें हेल में कोई अपना पार्टनर मिलेगा। तो वो फिर ना यंग लेडी बनती है तो उसकी अपीयरेंस ना सेम एन की तरह ही लगती हैं। और इसके साथ ही फिर वो एन कहती है तुम मुझे जानते हो। फिर ये बड़ी कन्वर्सेशन होती है, काफ़ी लंबा है एक्ट 3 का ये जो सीन है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको अलहदा भी वीडियो बना दूंगी बाकायदा बुक से और आप इसको सही तरह से समझ लीजिएगा। और फिर यहाँ पे डेविल की भी स्पीचेस आती हैं, स्टैचू की भी स्पीचेस आती हैं। और यहाँ पे ड्रीम से वो इसका अगर मैं पूरा समराइज़ करूँ तो इसका मतलब ये है कि इस ड्रीम को देखने के बाद टैनर कहता है कि मुझे जो है ना वो शादी करनी चाहिए, मुझे इस नेचर के काम को कंप्लीट करना चाहिए। नेचर का काम क्या है कि एक अच्छी से अच्छी क्रिएशन पैदा करना। शादी जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ होता है हर इंसानों पे। और टैनर कहते हैं कि मुझे ये फ्रीज़ा पूरा करना चाहिए और ये जो कुदरत के जो काम हैं इनको आगे बढ़ चढ़कर पूरे करने चाहिए। तो फिर वो शादी करने के लिए क्या कहते हैं राज़ी हो जाते हैं। फिर उधर से उनकी आँख खुल जाती है। और इसके बाद जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एन जो है ना वो पीछा करते करते आखिरकार टैनर तक पहुंच ही जाती है। मे बी उसकी इनर सेंस ने काम किया कि वो अपनी सारी स्पोर्ट्स को और पुलिस ऑफिसर को अपने साथ ले ये तो उस जगह पे आ पहुंचती है जहाँ पे टैनर और वो मेंडोज़ा और उसके सारे लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि अब मेंडोज़ा ख़तरे में अभी किडनैपिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करने वाली है। सो अब जैक ही उसको बचा सकते हैं। तो जब ये इंक्वायरी होती है तो फिर टैनर जो है वो मेंडोज़ा को अपना फ्रेंड तस्लीम करते हैं तो ये मामला सारा ख़त्म हो जाता है। एक्ट 4 जो है वो ग्रेनेडा में विला के गार्डन से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हेक्टर मिलान और मिसेस वायलेट की शादी का सीक्रेट उनके फादर को पता लग जाता है, सीनियर मिलान को।
लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में वो इस शादी के ख़िलाफ़ होते हैं, अपने बेटे के भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको वायलेट पसंद आ जाती है और फिर उनकी भी शादी का जो है ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी तरफ एन जो है वो ऑक्टेवियस को हकीकत बता देती है और उसे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है उसको, और वो जैक को पसंद करती है। और यहाँ पे फिर ऑक्टेवियस का दिल टूट जाता है और एन उसको ये भी सजेस्ट करती है कि तुम्हें कोई भी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेवियस ये अज़्यूम करता है कि अब वो कभी भी शादी नहीं करेगा बिकॉज़ उसका दिल टूट गया है, और वो रोना शुरू कर देता है। और ये होगी ऑक्टेवियस की एंडिंग। और एंड पे फिर जैक और टैनर की शादी हो जाती है और स्टोरी जो है वो दी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।